दोस्तों आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसकी आग अब सिर्फ हिमालय की चोटियों तक सीमित नहीं रही बल्कि पूरी दुनिया में धधक रही है। एक तरफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके में बगावत की चिंगारी उठ चुकी है, जहां की आवाम सड़कों पर चिल्ला रही है पाकिस्तान गो बैक। और दूसरी तरफ चीन का वो दुख तारक जिस पर सालों से बीजिंग ने पर्दा डालने की कोशिश की थी, यानी तिब्बत अब ड्रैगन के गले की फांस बन चुका है। साथियों, आज चीन चारों तरफ हर जगह से बेनकाब हो चुका है। अपनी ही चालबाजियों से भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने वाला हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश के शहरों के नाम बदलने वाला और पीओके से सीपैक जैसी अवैध सड़कें निकालने वाला चीन आज खुद अपने ही बुने हुए जाल में फंस चुका है। साथियों, लेकिन कहानी सिर्फ जियोपॉलिटिक्स की नहीं है दोस्तों, यह कहानी है उन बेगुनाह मासूमों की जिनकी संस्कृति को कुचला जा रहा है। यह कहानी है उस तिब्बती आक्रोश की जो अब जेनेवा, न्यूयॉर्क, न्यू दिल्ली से लेकर काठमांडू तक चीन के दूतावासों, एम्बेसीज को हिला रहा है। आज इस वीडियो में हम एक एक फैक्ट, एक एक लॉजिक और भारत के उस मास्टर स्ट्रोक को समझेंगे जो चीन की रातों की नींद हराम कर चुका है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। साथियों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप जिस भी स्टेट से, जिस भी गांव से, जिस भी कंट्री से इस वीडियो को देख रहे हो, एक बार उसका नाम लिखकर जय हिंद और फ्री तिब्बत जरूर लिखिएगा। और जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो, चाइना को लेके, तिब्बत को लेके, भारत को लेके, पीओके को लेके, बलूचिस्तान वाला मैटर भी आ चुका है, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। साथियों, अपनी राय जरूर रखिएगा, क्योंकि आपकी जो राय है, जो जनता की जो राय होती है, जो आवाम की जो राय होती है, वो पूरी दुनिया देखती है कि जनता चाह क्या रही है, और जनता के आगे किसी की नहीं चलती है। साथियों, यह मुद्दा भारत के भविष्य और चीन की औकात दोनों से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले बात की शुरुआत करते हैं उस ताजा और सनसनीखेज रिपोर्ट से जिसने पूरी दुनिया को झकझोर करके रख दिया है। अभी मैं आपको लेटेस्ट कुछ चीजें दिखाने जा रहा हूं कि जिस तरीके से फ्री तिब्बत की आग जल रही है ना चारों तरफ, पूरी दुनिया में जहां भी आप जाओ, दिल्ली में चले जाओ, यूएन में चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, हर जगह तिब्बती लोग और तिब्बत को सपोर्ट करने वाले लोग खुलकर फ्री तिब्बत की मांग कर रहे हैं। कोई सिर मुड़वा रहा है, कोई हंगर साइड पर बैठा हुआ है, लगातार भूख हड़ताल कर रहा है, कोई 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 रैलियां चला रहा है, पैदल रैलियां निकाल रहा है, कोई अपने आप को खुद में आग लगाकर ये दिखाना चाह रहा है कि दुनिया देखो, हम आग लगाकर ये आईना दिखाना चाहते हैं कि चाइना ने हमारे ऊपर कितना प्रेशर, कितना जुल्म ढा रखा है। अब हमें सिर्फ आजादी चाहिए, अब हमें तिब्बत फ्री चाहिए चाइना से। मैं आपको एक छोटी सी रिपोर्ट बताने वाला हूं, 11 जून की आप एक रिपोर्ट देखना। साथियों, पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। 11 जून 2026 की एक नई रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि चीन तिब्बत के छोटे छोटे, भाई साहब 5 से 10 साल तक के बच्चों को उनके परिवारों से छीनकर रेजिडेंशियल कैंपों में बंद कर रहा है। वहां क्या हो रहा है? वहां उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उनकी सदियों पुरानी बौद्ध मान्यताओं, उनकी संस्कृतियों और उनके धर्म गुरु दलाई लामा के प्रति आस्था को जड़ से उखाड़ने की कोशिश हो रही है। दोस्तों, रिटायर्ड चीनी मिलिट्री ऑफिसर्स को तिब्बत के स्कूलों में भेजा जा रहा है, उन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा रही है। यह मासूम बच्चों के साथ हो रहा है। क्यों क्यों उनको हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है? मिलिट्री ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है? ताकि तिब्बत के मासूम बच्चे आगे चलकर अपनी ही जमीन पर अपने ही आजादी के खिलाफ और भारत की सीमाओं पर चीन की फ्रंटियर फोर्स के रूप में ढाल की तरह इस्तेमाल किए जा सकें। यानी अगर भारत और चीन की जंग हो तो आगे चीनी सिपाही नहीं बल्कि तिब्बती बच्चे शहीद हों, तिब्बत और भारत के लोग आपस में बढ़े और मजा चीन ले। इस तरीके से तिब्बत के अभी छोटे छोटे बच्चों को तैयार कर रहा है। यही तो मेन प्रॉब्लम है। एथनिक यूनिटी जो लॉ है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, एक एक पर कक्षा खोलेंगे। साथियों, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। सोचिए, जो तिब्बत शांति, अहिंसा और बौद्ध शिक्षाओं का गढ़ रहा है, जहां हर सांस में ओम मणि पद्मो हूं का जाप होता था, वहां आज मासूम हाथों में बंदूक थमाई जा रही है। साथियों, चीन पहले से ही शिनजियांग प्रांत में बीगर मुसलमानों का नरसंहार कर रहा है और अब तिब्बत की बौद्ध विरासत को मिट्टी में मिलाने पर आबाद है ये। अगर मैं थोड़ा सा मैप में चलूं साथियों, तो मैप के थ्रू थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा।
ये वाला मैप देखिएगा, ये तिब्बत वाला रीजन था, ऊपर चाइना था, पूरा कैप्चर कर लिया। हमारे तो चाइना के साथ कोई बॉर्डर लाइन थी नहीं, हमारी तो बॉर्डर लाइन किसके साथ थी? तिब्बत के साथ थी। आप अरुणाचल प्रदेश में देख लो, इधर पूरा आओगे ना इस तरीके से, तो चाइना तो घुस रहा है, अरुणाचल प्रदेश में घुसने की कोशिश कर रहा है। ये जो डिस्प्यूट हो रहे हैं होते ही नहीं चाइना के साथ, समझ रहे हो आप? लेकिन चीन एक बात भूल गया है, आप किसी जमीन पर कब्जा तो कर सकते हैं, लेकिन वहां की आत्मा को नहीं गुलाम बना सकते। आज तिब्बतियों का सब्र का बांध टूट चुका है साथियों। पूरी दुनिया में तिब्बती समुदाय सड़कों पर है, और चीन के दूतावासों के बाहर, चाहे वो भारत की राजधानी नई दिल्ली हो या फिर स्विट्जरलैंड का जिनेवा, हर जगह उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। साथियों, ये आपको मैं कुछ पिक्चर्स और कुछ वीडियोस दिखाना चाहूंगा, इस तरीके से देखिए आप। बच्चे हों, बूढ़े हों, औरतें हों, युवा हों, सब लोग अपना सर मुड़वाकर सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं, फ्री तिब्बत। आत्मदाह करना, सेल्फ इमोलिशन, चीन की इस अमानवीय अत्याचार के खिलाफ 160 से ज्यादा लोग, 160 से तिब्बती बौद्ध भिक्षु और नागरिक खुद को आग के हवाले कर चुके हैं। उन्होंने अपने जिस्म को जिंदा जला दिया ताकि दुनिया को तिब्बत के दर्द का धुआं दिखाई दे। भूख हड़ताल करना, चेन हंगर स्ट्राइक, जिनेवा में यूएन हेडक्वार्टर के बाहर और नई दिल्ली में चीनी एम्बेसी के बाहर तिब्बती भिक्षु और युवा महीनों से चेन हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। साथियों, सर मुड़वाकर विरोध कर रहे हैं। अपनी पहचान, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए लोग अपने सर मुड़वाकर और बेड़ियों में जकड़कर रैलियां निकाल रहे हैं। दोस्तों, हाल ही में क्या हुआ है, नेपाल में तिब्बती मामलों पर एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाली थी नेपाल के अंदर। इसमें दुनिया भर के स्कॉलर्स और एक्टिविस्ट जुटने वाले थे, लेकिन चीन इतना बौखला गया, उसका डर इतना बढ़ गया कि उसने नेपाल सरकार पर भारी आर्थिक और कूटनीतिक दबाव बनाया और उस कॉन्फ्रेंस को ऐन वक्त पर कैंसिल करवा दिया। सोचिए, जो देश खुद को सुपर पावर कहता है, वो एक कॉन्फ्रेंस के नाम से कांप उठा। यह चीन का डर नहीं तो और क्या है। अब मैं थोड़ा सा आपको इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा साथियों, वो इतिहास जानना भी बहुत जरूरी है, और मैं इस इतिहास को स्टार्ट करूंगा 1962 से। साथियों, 1962 में आइए, 1962 से इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं साथियों 1914 की, 1914 में मैकमोहन लाइन तय हुई थी। उस समय तिब्बत एक स्वतंत्र और सोवर्ण देश था। चीन भी उस समय आया था, लेकिन साइन नहीं करे थे। जब अंग्रेज थे ना भारत में, तो भारत, तिब्बत और चाइना तीनों लोगों ने मिलकर मैकमोहन लाइन डिसाइड की थी। अरुणाचल प्रदेश के आसपास की जो लाइन है, ये वाली, मैं थोड़ा सा मैप के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा साथियों। आप ऊपर आओ, ठीक है। ये वाली जो लाइन थी, ये वाली जो लाइन थी, ये जो डिस्प्यूट है यही तो है, और इसको चाइना मानने के लिए तैयार नहीं है। ये तो 1914 में डिसाइड हो चुकी थी। जब ये 1914 में मैकमोहन लाइन तय हुई थी, तब तिब्बत एक स्वतंत्र सोवर्ण देश था। लेकिन 1950 के दशक में चीन ने तिब्बत पर जबरन अवैध कब्जा कर लिया। इस पूरे तिब्बत को इसने जबरन, उसकी तो विस्तारवादी नीति रही है ना, उसने तो टारगेट दिया था ना अपने आप को कि 2050 तक हम सुपर पावर बन के आएंगे, तो सबसे पहले तिब्बत को कब्जाओ। जबरन अवैध कब्जा कर लिया था। और 1959 में यहां से इनके जो दलाई लामा है उनको भगा दिया था, जब चीन ने तिब्बत की पावन धार्मिक मान्यता को कुचलना शुरू किया और वहां के सर्वोच्च धार्मिक एवं प्रशासनिक गुरु 14 में दलाई लामा की जान लेने की कोशिश की, तब दलाई लामा अपने समर्थकों के साथ शरण लेने भारत आए। और उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें और तिब्बती सरकार को शरण दी। भारत ने उन्हें हिमाचल प्रदेश के सुंदर शहर धर्मशाला में, यहां पर तिब्बत ये रहा, यहां अक्षय चीन हमसे इसने कब्जा लिया 1962 में। ये बॉर्डर लाइन है एलएसी, ये हिमाचल प्रदेश है, तो यहां आके उनको बसा दिया, जगह दे दी, जहां आज भी तिब्बत की निर्वासित सरकार, गवर्नमेंट इन एक्साइल चलती है। साथियों, चीन को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई और यही वो सबसे बड़ा कारण था जिसकी वजह से चीन ने 1962 में भारत पर अचानक हमला कर दिया। यहां भी हमला करा और यहां भी हमला करा, दोनों तरफ से हमला कर दिया। और ये वाला जो हमला करा ना, चाइना तू ज्यादा ऊपर मत उछल बेटा, क्योंकि जब तुमने हमला करा था ना, हमारी फोर्सेस यहां नहीं थी, हम आजाद तभी हुए थे, थोड़े समय पहले तो आजाद हुए थे, तो हमने अपनी यहां फोर्सेस नहीं खड़ी कर रखी थी, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है,
यहाँ बहुत बर्फीला इलाका है। तो हमारे जवाहरलाल नेहरू तो पता नहीं कौन सी दुनिया में सोए रहते थे, उन्होंने तो ऐसे ही छोड़ दिया, अरे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं, यहाँ कौन आएगा इस पर कब्जा करने के लिए। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता उनके बारे में, बढ़िया इंसान थे वो भी, आप लोग अपनी राय में जरूर बताइएगा उनके बारे में। तो भाई साहब ये चाइना यहां से शिनजियांग से और तिब्बत को जोड़ने के लिए रूट डाल देता है और अपने ही चीनी अखबार में ये निकालता है कि देखो भैया हमने यहां से इस तरीके से रोड निकाल दिया, तब जाके भारत जागता, अच्छा नहीं हम तो चीनी और हिंदू भाई भाई के नारे लगाते रहते थे। ठीक है, तो उसके बाद यहां ये ऊपर टॉप पर बैठे हुए हैं, हमारी फोर्सेस नीचे से, इनकी हालत तब भी खराब कर दी थी, लेकिन ठीक है वो युद्ध हम हार गए, लेकिन इनकी ना हालत खराब कर दी थी। ठीक है, हाँ गलवान में तो बता देना इनकी औकात हमने। तो भाई साहब इन्होंने हमसे यहां इसको कब्जा लिया, हमारे पास कोई हथियार नहीं थे, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, जैकेट पहनने के लिए थी उस कड़ाके की ठंड में, जूते पहनने के लिए बूट नहीं थे फौज के बाद, तब भी इनकी हालत खराब कर दी थी। तो ठीक है तुमने ये हमसे कब्जा लिया बेटा, तुमसे वापस लेंगे, हर रोज संसद में इस चीज पर बहस होती है, और यहां भी इन्होंने अटैक करा था, लेकिन यहां से सीज फायर में ये पीछे हट गए थे। अब आए दिन यहां भी कुछ ना कुछ हरकतें कर रहे हैं, इसका इंतजाम अब होगा, वो समय आ चुका है। अब देखना इंतजाम किस तरीके से होगा, बहुत अच्छे तरीके से होगा, एक चीज के परकच्चे खोलेंगे आज। 1962 का युद्ध सिर्फ जमीन का टुकड़ा छीनने का युद्ध नहीं था, वो भारत से बदला लेने का युद्ध था, क्योंकि भारत ने न्याय, धर्म और तिब्बत का साथ दिया था साथियों। 1962 में चीन ने अक्षय चीन का इलाका हमसे छीन लिया, जिस पर हमारी संसद में आज भी गूंज उठती है कि अक्षय चीन भारत का है और हम इसे वापस लेकर रहेंगे हर कीमत पर। अब बात करते हैं चीन के सबसे बड़े षड्यंत्र की साथियों। तिब्बत में लामा परंपरा कोई राजनीतिक पद नहीं है, यह एक पवित्र आध्यात्मिक यात्रा है साथियों। ये चीज मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूं, ये वाली लाइन आप थोड़ा सा देखिएगा, ये समझना थोड़ा सा दलाई लामा के बारे में और चीन की चाल क्या है। यह एक पवित्र, जो दलाई लामा का जो पद है ना, ये कोई राजनीतिक पद नहीं है, यह एक पवित्र आध्यात्मिक यात्रा है। जब एक दलाई लामा का देहांत होता है तो उनकी आत्मा पुनः जन्म लेती है और बौद्ध परंपराओं के अनुसार अगले लामा की खोज की जाती है। लेकिन चीन क्या चाहता है, चीन चाहता है कि अगला दलाई लामा भारत में नहीं, भारत में चला रहा नहीं एक्साइल गवर्नमेंट अपनी, बल्कि चीन की मर्जी से चुना जाए एक ऐसा कठपुतली लामा जिसे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी प्लांट करे, ताकि तिब्बतियों का दिमागी गुलामी का सफर पूरा हो सके। चीन की नीचता का अंदाजा इस बात से लगाएं कि उन्होंने तिब्बत के दूसरे सबसे बड़े धार्मिक गुरु 11वें पंचेन लामा को मात्र 6 साल की उम्र में गायब कर दिया था साथियों, 6 साल की उम्र में। आज 20 से 30 साल बीत चुके हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है कि वो जिंदा हैं या मार दिए गए। चीन चाहता है कि धार्मिक परंपरा ही खत्म हो जाए, ताकि तिब्बत की आजादी की मांग हमेशा के लिए दफन हो जाए। ऐसा कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, भारत का मास्टर स्ट्रोक क्या है वो समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत को हल्के में लेना कोई इतनी आसान बात नहीं है। बुद्ध डिप्लोमेसी और पीओके को कैसे न्यूट्रलाइज किया रहेगा भारत, समझना थोड़ा सा, इसको अच्छे से समझना साथियों। दोस्तों चीन भूल गया है कि अब 1962 का भारत नहीं रहा है, यह 2026 का नया भारत है, जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। आपको पता है कि पाकिस्तान में घुस के उस भिकमंगे पाकिस्तान की किस तरीके से हमने हालत खराब करी थी। ठीक है, गलवान में भी इनको पता लग गया है कि हमने क्या हालत करी थी इन लोगों की। चीन सालों से हमारे घावों पर नमक छिड़कता आया है। वो पाकिस्तान के साथ मिलकर पीओके में अवैध सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट बनाता है। वो संयुक्त राष्ट्र यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठाने में पाकिस्तान की मदद करता है। वो अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके पर अपना दावा ठोकता है। तवांग क्यों? क्योंकि तवांग छठे दलाई लामा की जन्मस्थली है और बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा केंद्र है। हर साल हजारों तिब्बती तवांग आते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश में लगता है साथियों। जब भी वे तवांग आते हैं, चीन की छाती पर सांप लौटने लगता है, क्योंकि इससे तिब्बत और भारत का सदियों पुराना आध्यात्मिक रिश्ता मजबूत होता है। अब भारत का जो काउंटर है वो समझिए साथियों। भारत ने क्या काम करा है, अब इसको थोड़ा सा मैं आपको मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा साथियों। मैप के थ्रू समझने की कोशिश करना, ये आप यहां आ जाओ, मैं इस वाले रीजन की बात कर रहा था, यहां यहां तवांग आता है, यहां तवांग, इस वाले रीजन पर हर रोज वो कुछ ना कुछ कोशिश करता है। अब ये वाला रीजन समझो, ये वाला जो है ना, ये है आजाद कश्मीर, जो पाकिस्तान बोलता है, हमारा ही हिस्सा है ये वाला। और ये है गिलगित बाल्टिस्तान, जहां पूरी तरीके से विद्रोह हो चुका है और जनता के लिए गो बैक पाकिस्तान, हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुमने बहुत अत्याचार करा है, लोगों के ऊपर गोलियां चला चला के लोगों को मार रहा है, वहां की आम जनता को पीट रही है इनकी जो सरकार है, जो उनकी फौजें हैं, उनकी जो आर्मीज है। तो यहां आर्मी की हालत खराब कर दी इन लोगों ने।
क्योंकि यहां कुछ भी नहीं है, कुछ डेवलपमेंट होता ही नहीं है यहां, और पूरा डेवलपमेंट यहां हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना, हमें यहां मिलना है। और यहीं से ये सीपैक भी निकाल रहा है ऊपर होते हुए, गिलगित बाल्टिस्तान में होते हुए। तो भारत ने चीन को उसी की भाषा में घेरना शुरू कर दिया है, जिसे हम कहते हैं बुद्ध डिप्लोमेसी। भारत ने चीन को साफ मैसेज दिया है, अगर तुम पाकिस्तान के साथ मिलकर हमारे पीओके पर आंख उठाओगे तो भारत के पास तिब्बत कार्ड का वो चाबी है जो तुम्हारे पूरे साम्राज्य के ताश के पत्तों की तरह ढा सकती है। चीन तिब्बत में भले ही ऑटोनॉमी न दे, लेकिन जब वो भारत के कश्मीर पर ज्ञान बांटता है तो भारत उसके डबल स्टैंडर्ड्स को दुनिया के सामने उजागर करता है। भारत अब यूएन में, ग्लोबल साउथ में और हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर तिब्बत में हो रहे मानवाधिकार हनन, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का मुद्दा उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है। साथियों, 1971 जैसा ऐतिहासिक मौका है हमारे पास इसको वापस लेने का। 1971 में पाकिस्तान को तोड़ के हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था ना, बांग्लादेश बना दिया था। वो छोटा बच्चा जो बांग्लादेश है, वो जो नाती पोते जो हैं, वो छोटे बच्चे होते हैं, वो भी आजकल बड़ी उसमें रह रहा है, उसको भी सबक सिखाना पड़ेगा। पीओके और तिब्बत की नई जो रणनीति है उसको समझने की कोशिश करना साथियों। दोस्तों, आज पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की आग बढ़ रही है, भड़क रही है। वहां के लोग रोटियों के लिए तरस रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से तंग आकर भारत में शामिल होने के नारे लगा रहे हैं ये लोग। यह समय भारत के लिए 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम जितना ही ऐतिहासिक अवसर है। अगर चीन पीओके के मामले में पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आता है तो भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक नेता दलाई लामा का समर्थन है, जो भारत में बैठकर सरकार चलाते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि दलाई लामा सच के साथ हैं और भारत न्याय के साथ है। अगर इस बार पीओके में कुछ बड़ा होता है तो चीन के हाथ पूरी तरीके से बंधे होंगे, क्योंकि अगर चीन ने एक भी कदम गलत उठाया तो भारत तिब्बत की आजादी के मुद्दे को पूरे विश्व पटल पर ऐसा भड़काएगा कि चीन के अपने अंदर ही गृह युद्ध जैसे हालात बन जाएंगे। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा, जुल्म की भी एक सीमा होती है। चीन ने जिस तरह तिब्बत के मासूम बच्चों के बचपन को छीना है, जिस तरह 60 से ज्यादा भिक्षुओं के आत्मदाह के दर्द 160 से ज्यादा भिक्षुओं के आत्मदाह के दर्द को अनसुना किया है, उसका हिसाब इतिहास जरूर मांगेगा। तिब्बत की आजादी की यह जंग अब रुकने वाली नहीं है। भारत और तिब्बत का रिश्ता सिर्फ सीमाओं का नहीं बल्कि आत्मा और संस्कृति का रिश्ता है। और जब संस्कृति जागती है तो बड़े से बड़े तानाशाह का अहंकार चकनाचूर हो जाता है साथियों। आज के इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या भारत को अब खुलकर तिब्बत की पूर्ण आजादी का समर्थन कर देना चाहिए? और दोस्तों, आप सभी से एक सवाल जरूर है, आप बताइएगा कि तिब्बत की आधिकारिक राजधानी कैपिटल का सही नाम क्या है? ऑप्शन अगर मैं आपको देना चाहूं, लहासा है, बीजिंग है, टोक्यो है या शिनजियांग है? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, तिब्बत के लोगों को इस संघर्ष में आपकी सहानुभूति है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल संजीव टीटीआई स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो संजीव सिंह तेवतिया के नाम से आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।